और ये आप और याद रख लेना बच्चों, एक और एग्जाम्पल दूंगी। अपने घर पे बैठ के हर बंदा शेर होता है, एवरीबडी अपने घर पे सब शेर है, मार्क्स भी सबके ज़्यादा आते हैं, इंटेलिजेंट भी सबसे ज़्यादा वही होते हैं, और कौन है? हर बंदा जंगल में भी अपने डेन में शेर ही शेर है, लेकिन बाहर निकलते सब गीदड़ हो जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हें पेपर देना है ना वो बाहर ही देना है। ऑनलाइन भी अगर पेपर होता है तो बाहर होता है, सेंटर में, जब सब बैठे होते हैं आसपास, सब सॉल्व कर रहे होते हैं, और यहाँ मेरा बच्चा सर खुजला रहा होता है, मुझे तो मुझे आता ही नहीं। तो वो जो उस टाइम पे प्रेशर डेवलप होता है ना ब्रेन में कि मुझे आता नहीं है, और सब कर रहे हैं सॉल्व, तो वो प्रेशर तुम्हारी परफॉर्मेंस को इतना अफेक्ट करता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। बच्चों के 200 250 नंबर ना ऐसे ही कम हो जाता है प्रेशर के चक्कर में, मजाक में। 500 नंबर ला रहा होगा, सीधा 300 पर आ जाएगा, 200 पर आ जाएगा प्रेशर में आ गया तो। और ऐसा हर साल होता है, एवरी ईयर। परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है 99, आ रही है 85, प्रेशर में थी। अब क्या करूंगी, तुम्हारे प्रेशर का चार्ट डालूंगी कि मैं, मार्क्स थोड़ी आए, क्या करूंगी तुम्हारे प्रेशर का? प्रेशर डील करना सीखो, और क्या करना है। यहाँ पे कोई तुम्हें आइंस्टाइन थोड़ी बना रहे हैं, प्रेशर डील करना ही तो सिखा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। वही नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा। चलिए, तो व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16? NH2 NP4, राइट। अब इसको हर एक चीज को ग्रुप 15 से रिलेट करके चलते हैं। ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2 NP3। ये बहुत अच्छे से सबको याद होगा कि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हाफ फिल्ड है। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस आयनाइजेशन का रूल क्या होता है ये मैं आपको तमीज से समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे तो कोर्स में सारी चीजें 15 से लेके 18 तक हमारे कोर्स में ना, तो तीनों को समझ लो। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? हाँ, मैं तीन सबकी बात कर रही हूँ, एक एक चीज आती है सब में। ग्रुप पी ब्लॉक में पूरा चल लो लेफ्ट से राइट। पी ब्लॉक में सबसे पहले 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, ठीक है। 13 से शुरू कर देती हूँ। बोरॉन, 14 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यही है ना रूल, बस इतना सा है, ध्यान से समझना। और एक और मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रुप 2 बेरिलियम, और एक और मैंने ले रही हूँ ग्रुप 1 लिथियम। अब एक पूरी डिटेल डिस्कशन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा हाफ फिल फुल फिल का। आप जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, पहले मेरी बात सुनेंगे, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो सब लोग जानते हैं साइज डिक्रीज होता है, हाँ या ना? साइज छोटा होता जाता है। साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ा दो पूरे लेफ्ट, मतलब पूरे सेकंड पीरियड में लिथियम से लेके नियॉन तक आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज। फिर चेंज कर दो। चेंज किसको करना है? जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनको, अपने आगे पीछे। तो यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहले आती है बेरिलियम की, क्योंकि इट इज 1s2 2s2 फुलफिल्ड, ये भी तो फुलफिल्ड है। बोरॉन की आती है 1s2 2s2 2p1 फुलफिल्ड से एक ज्यादा। 15 की आती है 1s2 2s2 2p3 हाफ फिल्ड। 16 की आती है हाफ फिल्ड से एक ज्यादा, ठीक है। और फिर आती है नियॉन विच इज फुली फिल्ड। बस यही आपको दिख रहे होंगे जो सारे फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाले पूरे, उसमें इनको चेंज कर दो आपस में। मतलब बेरिलियम को बोरॉन के साथ, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के, और कोई चेंज नहीं। मतलब स्टिल द हाईएस्ट इज नियॉन, स्टिल द हाईएस्ट इज फ्लोरीन। यहां एग्जामिनर ने अगर तुम्हें फंसा दिया तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है या फ्लोरीन की, तुम बोलोगे इसकी हाफ फिल्ड है, लेकिन स्टिल किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। बात समझ आई? तो फाइनल ऑर्डर क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बोरॉन की बेरिलियम की स्टेबल है बोरॉन से, तो बोरॉन और बेरिलियम में चेंज होगा। बेरिलियम उठ के सबसे आगे नहीं आएगा, बोरॉन बेरिलियम में चेंज हुआ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन की हाफ फिल्ड नहीं है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में चेंज हुआ, नाइट्रोजन उठ के सबसे आगे नहीं आया, ठीक है। दैट इज द कंसर्न। ये बहुत अच्छा सवाल है जेई और बोर्ड लेवल पे, ठीक है। फाइनल ऑर्डर क्या बना? लिथियम के बाद बोरॉन के बाद बेरिलियम, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अगर मैं आपसे ये पूछती ना किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और खासकर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में,
50% बच्चा गलत करके आता, क्योंकि वो कहता है नाइट्रोजन का फुल हाफ फिल्ड है, फ्लोरीन का हाफ फिल्ड नहीं है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी अभी भी किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर नहीं है ना, यहाँ एक और फैक्टर है ना, साइज, दैट विच इज एक्चुअली द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन बढ़ रहा है। तो वी हैव टू चेक द कॉम्पिटिटिव। बात क्लियर हुई सबको? हाँ है ना? तो अभी भी अगर मैं कंफ्यूजन वाली चीज़ों को देखूं तो आप ग्रुप 15 और 16 में तो अच्छे से कंपेयर कर ही सकते हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। स्टिल नाइट्रोजन विच हैज़ मोर आयनाइजेशन, है ना, कंपेयर टू ऑक्सीजन। और अगर मैं ऑक्सीजन की कंपेयर करूं 17 से, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन गेट्स द इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। नियॉन हाईएस्ट even though it has fully filled. Is that clear to everybody? नोटेड? आगे बढ़ जाओ। डन? नोटेड? और मुझे ना बोर्ड के पेपर के बाद ये कोई मत बोल देना सिली मिस्टेक हुई है, ये पहले मेरी वार्निंग है। सुन लिया सबने? वंश ठीक है, ठीक है। अब फिर तुम कुछ और नाम दे दोगे, है ना? कुछ और बोल देंगे। चलो, तो ग्रुप 15 और 16 मुझे समझ आ गया तमीज से। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ आ गया कि 15 और 16 को कंपेयर करोगे तो आयनाइजेशन अभी भी किसकी ज्यादा है? 16 की, सॉरी 15 की। साइज को कंपेयर करेंगे, ग्रुप 15 और 16 में से किसका ज्यादा होगा? 15 का। लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, ठीक है। तो मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का। ओके, अब आपस में कंपेयर करते हैं इनको। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, राइट। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा, साइज तो बढ़ ही रहा है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सिलीनियम, फिर टिलीनियम, फिर पोलोनियम। एग्जैक्टली डिक्रीज आयनाइजेशन में ग्रुप 15 में भी देखा जाता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ग्रुप 15 में नहीं था और 16 में है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 15 में मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि ग्रुप 15 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहते। लेकिन ग्रुप 16 वाले का स्टेबल तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, लूज तो करना चाहते हैं बट गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि अनस्टेबल ही है तो और अनस्टेबल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ऑल कैन गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो हमें याद रखना, और एग्जामिनर पूछेगा सवाल, जे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, व्हाट हैपेंस? डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो कम हो रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। ध्यान से सुनना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर दो डिक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाता है, एंड इट कम्स इन द लास्ट, पूरा उठ के लास्ट में आ जाता है ऑक्सीजन। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी?
सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, पोलोनियम एंड वाई। क्यों ऑक्सीजन एकदम लास्ट में आ गया जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की? वाई ऑक्सीजन इन द लास्ट? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से अब कहानी ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को बुलाना तो चाह रहे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा, वी आर ट्राइंग टू कॉल इलेक्ट्रॉन, बट जगह ही नहीं बिठाने की, है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन उठकर कहाँ पर आ जाता है? एकदम लास्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सल्फर शोज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंपेयर करने को आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो इट्स सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट अगर सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम और पोलोनियम और ऑक्सीजन कंपेयर आए तो ऑक्सीजन हैज टू बी इन द लास्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यही चीज ग्रुप 17 में होती है, लेकिन 17 में जो ऑक्सीजन क्लोरीन होता है वो लास्ट में नहीं आता, सिर्फ फ्लोरीन के साथ इंटरचेंज। ये जो छोटे छोटे से एक्सेप्शन है, यही तुम्हारा सवाल है। एवरी एक्सेप्शन इज अ क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एंड फॉर योर जेईई। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ या ना? बता देती हूँ, ये लिख लिया। ग्रुप 17 में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ग्रुप 17 में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसे ही कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करनी ही चाहिए, मतलब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ऐसे डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो वो चेंज होती है, बट सिर्फ फ्लोरीन के साथ, लास्ट पे नहीं जाती। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या आता है निकल के? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है जी, क्लियर? बढ़ो आगे। तो ये हुआ ना हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, जो हमने ग्रुप 17 में हमें याद 16 में याद रखना है, और ग्रुप 16 का ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन विल गो इनटू द लास्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। एक 10 दिसंबर को तो आपका फुल सिलेबस का पहले से ही डिसाइडेड है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के रख दूंगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। नाउ ये तो हमारी सिंपल सी बात हुई। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। सब लोग जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट चलता है ना, ग्रुप 15 में भी था, 16 में भी होगा। 16 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी? +6। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी? +4। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी? -2। ये सब वैलिड है सल्फर से पोलोनियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। +6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के लिए शो करना क्या है? डिफिकल्ट। तो जैसे नाइट्रोजन की फैमिली में बड़ा सिंपल सा था, -3 to +5 और सबके लिए लास्ट में बस जो एलिमेंट आता था बिस्मथ, उसके लिए इनर्ट पेयर लगता था, तो उसके लिए अपन लोग बोल देते थे कि भाई +5 तक नहीं जाएगा, है ना, +3 तक रहेगा या +1 शो करेगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें सिंपल नहीं है, ग्रुप 17 में भी नहीं होंगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो 16 और 17 में आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहे हैं, तो वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ये याद रखना, जब हम लोग तुम्हारे बोर्ड्स के बाद
सब तुम्हारा बोर्ड ठीक ठाक हो जाएंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सबके। उसके बाद जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो मैं वापस से रिवाइज कराऊंगी। मैं खुद भी थक गई हूँ इसी को रिवाइज करा करा के, ठीक है। अब इसके एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करेंगे सिर्फ, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दे सकता, +6 और +4 क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैन नॉट बी, इनफैक्ट +2 तक वो जा सकता है, ये दोनों नहीं दे सकता, कैन नॉट बी शोन बाय ऑक्सीजन। cannot be shown by oxygen because it is electronegative। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शो नहीं कर सकता, तो फिर क्या शो करेगा। तो ऑक्सीजन की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। नेगेटिव में वो शो कर सकता है -2, -1, -12, ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। 0 दे सकता है, +1 दे सकता है, +2 दे सकता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन दे सकता है। -2 देता है नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में, -1 देता है पर ऑक्साइड की फॉर्म में, -12 देता है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, O देता है O2 की फॉर्म में, +1 देता है O2F2 की फॉर्म में, +2 देता है OF2 की फॉर्म में। मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कैन शो इज +2। नेगेटिव वो कोई भी दे सकता है, -2, -1, -12, 0। -2 कैसे, जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, लिथियम ऑक्साइड है, इन सब में -2 है। पर ऑक्साइड Na2O2, Li2O2, BaO2। अब BaO2 में कैसे मेरे को पता चला ऑक्सीजन -1 है। बेरियम कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो इस पे अगर +2 आएगा तो दोनों ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2, और दोनों ऑक्सीजन पे -2 मतलब एक ऑक्सीजन पे -1 पर ऑक्साइड है। H2O2 पर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड KO2, RbO2, ये सब सुपर ऑक्साइड है। O2 और O2, ये सारे कंपाउंड्स हो गए ऑक्सीजन के, जिनके अंदर ऑक्सीजन -2, -1, -12, 0, +1, +2 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। तो अगर ये सवाल आता है व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑक्सीजन, तो आप ये आंसर नहीं देंगे कि -2 से +6 लिख रहे हैं ऑक्सीजन के। -2 से +6 सल्फर के लिए हो सकता है, सिलीनियम के लिए हो सकता है, टिलीरियम के लिए हो सकता है, पोलोनियम के लिए फिर नहीं करेंगे क्योंकि नॉट पेयर इफेक्ट लग जाएगा, तो +6 होने दे सकते है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्या करनी है, याद करनी है। आज ही जाके तुरंत के तुरंत घर पे इसे रिवाइज करना है। O2 में ये है, इनके ये है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही ऑक्सीजन प्लस दे सकते हैं और किसी के साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ एक ही है, फ्लोरीन। ऑक्सीजन कैन नॉट शो एनी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट विद एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना। चले आगे। अब सल्फर के लिए अगर लिखा जाए तो आप बता सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से जाएगी, -2 से +6। -2 कैसे, H2O, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और +6 कैसे, SF6, सल्फर कैन शो +6, है ना। अब बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें आ जाती हैं।
चले आगे। ठीक है, सल्फर -2 से +6 दे सकता है, सिलीनियम भी -2 से +6 दे सकता है, टिलीरियम भी दे देगा -2 से +6, लेकिन पोलोनियम पे अगर हम पहुंचेंगे तो -2 से +6 का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इसके लिए भी +6 थोड़ा सा बेकार ही रहेगा। इनफैक्ट अगर हम उससे टीपो की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज आपको समझ आना चाहिए कि हम लोग +6 और +4 कहाँ से लाना शुरू करेंगे, है ना, जहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में अंदर क्या आने लगे, डी। तो जैसे आप देखोगे इसमें तो नहीं आएगा 2s2 2p4, सल्फर में भी नहीं आएगा 3s2 3p4, यहाँ से आने लगेगा, मतलब यहाँ से सिलीनियम से पोलोनियम इनर्ट पेयर लगेगा, है ना। तो सिलीनियम का अगर ले लें 4, टिलीरियम का 4, पोलोनियम का 4, तो अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी 4 की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और 6 अगर ले ले तो इनका घटती जाएगी, राइट। ऑल्सो याद रखें सल्फ उससे टीपो नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, किसी भी ग्रुप में नीचे जाता है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जो मेटल्स होते हैं वो आपको पता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेगेटिव शो नहीं करते हैं, इस वजह से -2 भी कम हो जाता है। तो ये भी याद रखना, अगर किसी ने ये पूछ लिया ना तुमसे कि पोलोनियम का -2 अनस्टेबल है, या फिर ग्रुप 15 से पूछ लिया, ग्रुप 15 में नाना पापा आंटी सब बीमार आता है ना, -3 इज अनस्टेबल, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर सबसे ज्यादा और कम नहीं होता, इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट सबसे ज्यादा लास्ट एलिमेंट पे दिखता है हमेशा, तो इसलिए 4 की स्टेबिलिटी लास्ट के लिए बढ़ जाएगी और 6 की स्टेबिलिटी लास्ट के लिए घट जाएगी। अब जैसे मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया, अब इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, वाई, जबकि ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है ना भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लगता है, नेगेटिव में नहीं लगता, है ना, इट इज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगी, मैं इसका आंसर मेटालिक कैरेक्टर से दूंगी, कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नीचे वाला मेटल है, और अगर मेटल है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टोर करना नहीं चाहेगा। समझ आई बात? हाँ जी वंश, यस मैम, अर्चिशा, देवांगी, देवांशी, यस मैम, यस मैम। तो अब आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा चतुर नहीं बने। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आ रही है तो ही नर्ट लगाना है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नर्ट पर इफेक्ट नहीं लगाना।
इसके बाद कोई क्लास है? क्लास खत्म करने के बाद 5 मिनट जितना मैंने पढ़ा है सब रिवाइज करेंगे और मुझे सुना के जाएंगे मोटी मोटी सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि याद रहे। आगे बढ़ जाओ। तो ये हमें समझ आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या क्या झोल है। ये अभी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर बात आई, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला SF6 एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। SCl6 अनस्टेबल हो जाता है, नहीं बनता, जबकि PF5 बनता था, PCl5 भी बनता था। तो SCl6 क्यों नहीं बनता? रीजन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। सल्फर के आसपास देखो, अगर लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज छोटा ही होता है ना, मतलब सल्फर का साइज फॉस्फोरस से तो छोटा ही है, और फॉस्फोरस में तुमने 5 क्लोरीन लगाए थे, अब छोटे साइज पे 6 क्लोरीन लगा रहे हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो बढ़ गई ना। तो SCl6 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ steric hindrance. It's not possible to accommodate 6 chlorine around a small size sulfur. इसलिए SCl6 नहीं बनता, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ SF6 का ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या है और SF4 का क्या है? ज्योमेट्री एंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन तीनों, और SF4 की बताओ। SF6 का मुझे संयम बताएगा और SF4 मुझे गौतम बताएगा। और अगर इन्होंने गलत बताया तो आदि और सत्यांशु आंसर करेंगे। sp3d2, ओके। और ज्योमेट्री, सॉरी उल्टा लिख दिया, शेप ऑक्टाहेड्रल और ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री सेम हो सकती है, अलग होती है, कभी कभी सेम होती है, कभी कभी अलग होती है। लोन पेयर है क्या इस केस में? सेंट्रल एटम है नहीं, तो जो शेप है वही ज्योमेट्री है, इट इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। गौतम sp3 sp3 क्यों बोला तूने? हाँ सॉरी, ध्यान कहाँ आप रहे तेरा? कैसे निकालते हैं? क्या नहीं पता? ऐसे से करने कुछ नहीं होता ना, क्या नहीं पता? तो बहुत प्यार से पूछ लिया उसको मैं, क्या नहीं पता? किस चीज़ में? इन दोनों का तो आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? कब याद होगा? 11th में भी तुझे याद नहीं था? अनअकैडमी से पढ़ के आया ना ये चैप्टर, तो भी तुझे याद नहीं है। मैंने पढ़ा दिया तो भी तुझे याद नहीं है। पी ब्लॉक पढ़ा दिया तो भी तुझे याद नहीं है। 4 बार तो पढ़ा चुकी तो तुझे याद नहीं है। 2 बार तेरा टेस्ट ले चुकी तो तुझे याद नहीं है। कब याद होगा तुझे? हैं? 2 बार तेरे बोर्ड के टेस्ट नहीं लिया है मैंने? इसका किसका क्या होता है? बोर्ड के लेवल में तो सब पढ़ना था ना तुझे, क्यों नहीं याद तेरे को अभी तक? सही डांटते थे माँ बाप, सही सही दुखी है वो तुझसे, अब मैं भी हो चुकी हूँ। ऑसिलेशन है क्या तेरा सर? ऑसिलेट करता रहता है। कैसे निकालते हैं? मैं तो बताऊंगी, भाड़ में जाओ। तो बोल कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन? C प्लस एन, ठीक है। नहीं एन नेगेटिव चार्ज हो गया प्लस, और जितना पॉजिटिव चार्ज है माइनस करता है, और तो वो नहीं लिखा ना तूने? मोनोवैलेंट एटम कितने हैं वो भी तो ऐड करेंगे। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट और फिर नेगेटिव पॉजिटिव जो तुमने नेगेटिव उसका प्लस हाफ। होगा, पॉजिटिव माइनस। हाँ, तो
आपके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और 4 तुमने और ऐड कर दिए, तो 6 + 4 10, 10 का हाफ 5, sp3d। ज्योमेट्री गेट लॉस्ट बाय पिरामिडल, यूजलेस, सारे के सारे यूजलेस छात्र हैं। दिस इज ट्रायंगल बाय पिरामिड। नाउ डू आई हैव अ लोन पेयर here? Shape and geometry would be different. Shape would be seesaw. तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा ना? 11वीं तुम्हारी बर्बाद है, 12th में तुम्हें कुछ आता नहीं है। अरे भगवान, ये तो बहुत हॉरिफाइंग सिचुएशन है। हाँ, उसी से ही बताया था मैंने, तब भी बताया था। Cn निकालते हैं हाफ ऑफ V + m - C + a। V इज द सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m इज सेंट्रल एटम पे कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं, C है पॉजिटिव चार्ज कितना है, A है नेगेटिव चार्ज कितना है। तो नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड है, साइन नहीं लेना, ठीक है। M है कितने सिंगल बॉन्ड वाले एटम जुड़े हैं, और V है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी बताऊं कि आगे Cn का वैल्यू क्या क्या आता है, तो क्या क्या बनता है, ये तो आता होगा। यस। जरा सा भी खौफ नहीं है ना इन लोगों के दिमाग में, क्या होगा, हमें बेसिक से चीज नहीं आती। तो खुद ही ना पढ़ना चाहे उसको क्या पढ़ाओ, है ना गौतम? तो तू चला क्यों जाता है वहां से? क्या बोलूं? आंसर सही दे, मुझे और कुछ सुनने का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आंसर सही चाहिए, और ठीक है भी सुनने का इंटरेस्ट नहीं, और हाँ सुनने का भी इंटरेस्ट नहीं है। सही आंसर, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं तो तेरे मुंह से सही आंसर, और कुछ नहीं। चले आगे। ओके, तो SF6 एंड SF4 हमें समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है SF6 और SF4 का, जो मैं आपको बता दूं। जैसे आपने SF4 देखा, ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, लाइक दिस। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस वैसे तो जेई में पूछा जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बता ही रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी लाइन में ये सवाल NCERT में गिवन है, तो उसको तरीके से कर लेते हैं, है ना। SF4 और SF6 में हाइड्रोलिसिस का क्या फंडा है? हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, और लाइसिस मतलब ब्रेक, वाटर के बारे में टूटना। इसका एक सिंपल सा रूल है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है ना, फाइनल प्रोडक्ट का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है। तो SF4 में सत्यांशु सल्फर के ऊपर क्या स्टेट है? ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? नहीं डांटूंगी, बता दे। शक्ल देख के सब भूल जाते हैं। गौतम -1 पता होगा तुझे, याद नहीं आता मेरी शक्ल देख के, डरावनी शक्ल है ना, मॉन्स्टर। फ्लोरीन के ऊपर -1, तो 4 फ्लोरीन लगाए तो -4, यहाँ सल्फर पे क्या आया, +4। कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी होता है ना, पानी में एक H+ होता है, एक OH- होता है। एक सिंपल सी बात हो, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ कौन जाएगा, H, मतलब फ्लोरीन के पास H जाएगा, HF तो बन गया। OH किसके पास जाएंगे, सल्फर। सल्फर के पास OH लगता है तो सल्फर का ऑक्सो एसिड बनता है, तो वो ऑक्सो एसिड चुनो सल्फर का जिसपे +4 स्टेट है। तो आपको पता है ऑक्सो एसिड सल्फर का सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक ये होता है, तो उसमें से आप सल्फ्यूरस लिखो, क्योंकि सल्फ्यूरस में आप देखोगे प्लस स्टेट क्या है, 4। तो SF4 का हाइड्रोलिसिस HF और क्या देता है, सल्फ्यूरस एसिड। समझ आई बात? और इसका एक ही शॉर्टकट है, पूरे चैप्टर में हाइड्रोलिसिस का जहां भी कंसेप्ट है वहां एक ही
कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम करो। 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। जैसे कि अब यहाँ पे एक अगर वो चीज़ समझ आई है तो आप मुझे NF3 का हाइड्रोलिसिस बताएंगे, NCl3 का। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रोजन संयम? +3। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो +3 का होना चाहिए। दूसरा, N और Cl में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N. N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी NC, तो यहां पे जब आप पानी डालोगे तो ये पानी का अटैक H किसके पास जाना चाहिए? नाइट्रोजन। और OH किसके पास जाना चाहिए? क्लोरीन। ठीक है, अब N जैसे क्लोरीन के ऊपर यहाँ -1 है ना, एक क्लोरीन के ऊपर, तो N गया यहाँ पे। अब कितने N जाने चाहिए? +3 के हिसाब से, मतलब 3 के हिसाब से कितने N जाने चाहिए? 3, मतलब NH3। ठीक है, प्लस OH किसके पास गए? Cl। एक Cl के पास एक ही OH जाएगा क्योंकि Cl के ऊपर दिख रहा है -1, मतलब 1, मतलब HOC। Cl 3 है, मतलब बैलेंस कर दोगे तो 3 HOC। बात सबको समझ आई? हाँ या ना? तो आपको इस हिसाब से डिसाइड करना है। वैसे थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ गड़बड़ हुआ है, पर मैंने कुछ बोला नहीं। वो ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे +3 नहीं -3। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, और क्लोरीन -1 के साथ साथ +1 भी दे सकते हैं। पर एनीवेज, अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 3 और 1 तो याद रख सकते हो ना। तो उस हिसाब से एलिमेंट्स प्लेस कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे H दे दो, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे OH दे दो। ठीक है, सिंपल। जो +1 नहीं दे सकता, -1 ही दे सकता, और फ्लोरीन सिर्फ -1 देगा। क्लोरीन +1 -1 से लेके +7 तक दे सकता है। तो क्लोरीन का -1 हो ऐसा सिर्फ कम चांसेस पॉसिबल है, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा ही -1 है। ठीक है, समझ आई बात कैसे डिसाइड करना है? अब यहाँ एक ये ग्रुप 15 हो गया। ग्रुप 15 में एक चीज और है, NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता NF3 का हाइड्रोलिसिस? क्योंकि नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि हाइड्रोलिसिस होने के लिए एक बंदे पे तो OH जाना है ना, और OH एक OH माइनस जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। हो गया चेक? कितने मार्क्स है? डिस्कस कल कर लूंगी, मुझे याद नहीं। 150 के ऊपर है, लेकिन हाईएस्ट ऑलमोस्ट 151 या 154 के आसपास है हाईएस्ट। तो ठीक है, तेरे अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगी। एक बार रीडू कर ले, कोई डाउट होगा तो बता। गुड, वेल डन। NF3 जो है, या मैं क्या बोल रही थी, किसी पे OH माइनस का अटैक होना चाहिए, और OH माइनस का अटैक होने चाहिए के लिए एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके पास वेकेंट डी हो। तो ना नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी है, ना ही फ्लोरीन के पास वेकेंट डी है, तो नो हाइड्रोलिसिस। NCl3 में हाइड्रोलिसिस क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होते हैं? -MTD, इसलिए हाइड्रोलिसिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। NF3 हाइड्रोलिसिस में क्यों नहीं जाता, और NCl3 का हाइड्रोलिसिस हमें क्या दे रहा है? सेम चीज SF4 और SF6 में। अब SF4 में हाइड्रोलिसिस क्यों हुआ? क्योंकि सल्फर के पास D है ना, और तुमने वैसे नोटिस करा जिसके पास D है उस पे OH जा रहा है। डिड यू नोटिस? SF4 में D किसके पास खाली है? सल्फर, तो OH उसको दिया और +* ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर आए, है ना। NCl3 में वेकेंट D किसके पास है? Cl, तो OH उसको दिया और HOCl बनाया। अब SF6 में भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलिसिस इन SF6। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों नहीं होता SF6 में हाइड्रोलिसिस? क्योंकि यहाँ पे वेकेंट डी है सल्फर के पास, तो OH को अटैक करना पड़ेगा इस सल्फर को। बस OH अटैक ही नहीं कर पाएगा इस सल्फर को, क्योंकि
a lot of steric hindrance because of the presence of 6 fluorines. So steric hindrance is very high. So sulfur cannot be attacked by OH, no hydrolysis. Is that clear to everybody? हाँ या ना? मैम हाँ जी. मैम एनसीईआरटी में लिखा था कि SF6 स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक हिंड्रेंस. हाँ स्टैटिक हिंड्रेंस से अनस्टेबल नहीं होता मतलब. नहीं, मतलब स्टेबल टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस. पानी की प्रेजेंस में टूटेगा नहीं, इसलिए स्टेबल है. और Cl6 इज अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. समझ लो, मतलब ये कोई जेन्युइन अच्छा. बात नहीं है. ये एक बहुत वेग स्टेटमेंट है कि वो जो एनसीईआरटी में लिखा है इट इज बिकॉज हाइड्रोलिसिस की तरफ स्टेबल है. हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा इसलिए स्टेबल है, नहीं तो टूट जाएगा पानी में, है ना. यस मैम. और एग्जिस्ट कर रहा है उस रिस्पेक्ट पे स्टेबल है. HCl6 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है. तो वो बहुत डिफरेंट कंडीशंस में किसकी तरफ है वो बात अलग होती है, सब चलता है. चले आगे. डन. तो SF4 और SF6 का हाइड्रोलिसिस, NCl3 का हाइड्रोलिसिस, NH3 का हाइड्रोलिसिस, ये हमें सब अच्छे से समझ आ गया. ठीक है. अब बैक टू द सेम ओल्ड क्वेश्चन, व्हाई ऑक्सीजन इज O2 एंड सल्फर इज S8. ऑक्सीजन O2 है, सल्फर S8 है. हाँ, वाई? P5. 1 2 3 4 5 6 क्राउन शेप. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैन सेटिस्फाई इट्स कोवेलेंसी बाय फॉर्मिंग p pi pi bonds. सल्फर कैन नॉट फॉर्म p pi bonds. अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, क्योंकि ये पास्ट ईयर ही क्वेश्चन है, एसेट में हर सल्फर के पास कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर है, तो हर सल्फर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर रख रहा है. So acid is having every sulfur is having 2 sigma bonds and 2 lone pairs. चले आगे. डन. तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गया कहानी. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज अ गैस एंड एसिड इज अ सॉलिड. इसका आंसर किससे रिलेट करोगे? मोलर मास. में मोलर मास कम है, यहाँ पे मोलर मास ज्यादा है. ठीक है. तो ये मोलर मास से रिलेट हो गया. आगे बढ़ जाते हैं. ऑक्सीजन हमारा किसका किसका बोला, कॉन्सेप्ट सुनाई नहीं दिया पक्का. चलिए, अब हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ऑक्सीजन के रिएक्शंस के ऊपर. ठीक है. ऑक्सीजन के बेसिक रिएक्शंस क्या है? इन फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स. तो अब यहाँ पे यही होता है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटलॉइड्स के साथ, सबके साथ रिएक्ट करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बना सकता है. तो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे. मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक
नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे, जैसे N इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती, ठीक है। मतलब सारे के हम ये जनरलाइज कर दे कि मेटालिक ऑक्साइड सारे बेसिक होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड सारे एसिडिक होंगे। बीच में बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास कितने ऑक्साइड्स हुए? बहुत कम आए हैं। क्यों? कब सुधरेगी? नीट के पेपर के बाद? पूरा का पेपर मुझे रीडू चाहिए बाय वेडनेसडे। नाइन्टी थ्री। अब बहुत सारे ऑक्साइड्स बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल भी होते हैं, तो इनकी लिस्ट याद रखनी है। यहाँ से आपके पास सवाल आ सकता है 4 ऑप्शन देके कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो बेसिक में तो बेटा सारे मेटल ऑक्साइड्स ले लो। कौन ले लो? मेटल ऑक्साइड, या फिर वो ऑक्साइड लो जो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। मेटल ऑक्साइड्स और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है Na2O, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, सारे मेटल ऑक्साइड्स और लो ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे बेसिक्स होते हैं, ठीक है। अब लो ऑक्सीडेशन स्टेट का कार्यक्रम ना जनरली उनके साथ शुरू होता है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, जैसे कि क्रोमियम, आयरन, ये वेरिएबल देते हैं इसलिए लो आता है। अदरवाइज सारे मेटल ऑक्साइड्स आप चुपचाप किस कैटेगरी में रख सकते हो? बेसिक, ठीक है। जैसे क्रोमियम है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से +6। कौन? क्रोमियम। तो अगर उसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ लूँ ना, +2, CrO बेसिक ऑक्साइड होगा। और जैसे मैं +6 की तरफ जाती जाऊंगी ऑक्साइड एसिडिक बन जाएगा। जैसे +2 का लूंगी तो बेसिक हो गया, +3, +4, +5 बीच वाले एम्फोटेरिक हो गए, +6 वाला एसिडिक हो गया। अदरवाइज सारे ऑक्साइड ये वाले हमारे क्या होते हैं? बेसिक मेटल। अब नॉन मेटल में कौन आते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे होते हैं एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे? जैसे कार्बन है CO2, जैसे NO2 है, जैसे N2O5 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ना, ये हमने नाइट्रोजन वाले ग्रुप में करें, याद करो। P4O10 है फॉस्फोरस का, P4O6 है, ठीक है। अब आपसे जैसे उन्होंने बोल दिया कि फॉस्फोरस इज नॉट इन द सिलेबस, करेक्ट, फॉस्फोरस इज नॉट इन द सिलेबस बट ऑक्सीजन इन द सिलेबस ना, तो P4O6 और P4O10 पे सवाल आ सकता है। एंड यू कैनॉट से इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ना सिलेबस में और वो फॉस्फोरस के ऑक्साइड से तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरी डैम सिचुएशन, यू डोंट नो क्या आ जाए। तो P4O10 और P4O6 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड्स होता है फॉस्फोरस के, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। NO2, N2O5 सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, एसिडिक होता है। अब इसमें हाईएस्ट वाले ले लो, जैसे CrO3 ले लेते हैं, एसिडिक है, क्रोमियम इन +6, ठीक है। और आप याद करो ये वाले सल्फर के SO2, SO3 ये भी एसिडिक ऑक्साइड्स है, सल्फर के भी बता रही हूँ। तो अब इनको फटाफट से ये याद कर लो कि कौन सा ऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है। डू यू रिमेम्बर, ये ग्रुप 15 में भी अपन ने किया था, कौन सा ऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है। तो इसके लिए फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट की सहायता लेंगे। जैसे N2O3 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रुप 15 को रिवाइज करा रही हूँ फिर से, +3। तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्सो एसिड्स होते हैं ना, HNO2 और HNO3, ये +5 ये +3, तो ये किसका होगा एनहाइड्राइड? नाइट्रस का। NO2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4, मिडल का हो गया, मतलब HNO2 + HNO3, और देन N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट +5, दिस इज HNO3, याद आ गया। SO2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो +4 वाला कौन है? सल्फ्यूरस,
SO3+6 सल्फ्यूरिक। ये फेवरेट सवाल है कि सल्फ्यूरिक का ये क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक। क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? वंश, अर्चिषा, देवांगी, देवांशी। यस Yes, ma'am. NO2 है ना, दोनों का मिक्स एनहाइड्राइड है, दोनों का मिक्स एनहाइड्राइड। चले आगे। तो किसका पूछा? एक दे दिया तो फिर ये है ना, जैसे HNO2 दिया तो N2O3 करेगा, HNO3 दिया तो ये दिया, इनको नहीं करेगा। जब दोनों एक साथ पूछेंगे तो NO2 को करेगा, या फिर N2O4, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो सल्फर के ऑक्साइड्स मैंने आपको बता दिए, नाइट्रोजन के बता दिए, और इन सबके ऑक्सो एसिड्स बता दिए मैंने, है ना। कौन किसका एनहाइड्राइड है ये बता दिया। चले आगे। अक्ष क्लियर है बेटा? यस चलिए अब आते हैं ओजोन की तरफ। अच्छा हाँ, एक बीच में वो रह गया, न्यूट्रल वाले और वो। तो न्यूट्रल ऑक्साइड अप टिल नाउ हमारे पास तीन ही है, NO, N2O और CO। यही तीन ऑक्साइड्स है जो क्या होते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, वो ऑक्साइड नहीं है, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे ऑक्साइड्स हो गए न्यूट्रल। अब एम्फोटेरिक आप लोगों को पता है कौन से होते हैं? देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इट, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बट जैसे आपका बस टिन है, लेड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये सारे के सारे, गैलियम है, सारे के सारे आपके क्या हैं, एम्फोटेरिक। इन सब के ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। बेरिलियम है, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, ऑक्साइड के रिएक्शन। ऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे करना है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए कोई भी ऑक्साइड को डिकम्पोज कर दीजिए, है ना। सो ऑक्सीजन का प्रिपरेशन, टेक एनी ऑक्साइड एंड डिकम्पोज इट। सिल्वर ऑक्साइड ले लो, डिकम्पोज कर दो, सिल्वर और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, और कोई ऑक्साइड ले लो, जैसे सपोज आपने ले लिया KClO3 का डिकम्पोजिशन भी कराते हैं, पोटेशियम पर क्लोरेट बोलते हैं, इसके नाम याद रखना, पता चले वो स्ट्रक्चर ना दिए और नाम पूछ लिया ना, पोटेशियम पर क्लोरेट, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट पर नहीं, पोटेशियम क्लोरेट। तो इसको डिकम्पोज करते हैं, KCl + 3/2O2 मिल जाता है। तो ये भी हमारा इसी का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन का। ठीक है जी, आगे बढ़े। कोई और ऑक्साइड ले लो, Pb3O4 ले लो, सिल्वर ले लो, मर्करी ले लो, एनी ऑक्साइड यू टेक, डिकम्पोज इट। ऐसा कोई खास नोटिस वाली बात इस केस में नहीं है। तो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन को रिवाइज कर लेते हैं, ग्रुप 15। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे, याद होगा। अमोनियम के कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें से आपको मैक्सिमम वाटर निकालना होता है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम मैंगनेट,
एंड अमोनियम कार्बोनेट। इन सब में से मैक्सिमम पानी निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा नाइट्रोजन निकल रहा है या अमोनिया निकल रहा है ना। और अगर आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट उस कैटेगरी में रख सकते हैं, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम कोई और हेलाइड, उसमें से मैक्सिमम अमोनिया निकालेंगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट। तो वो एक अलग केस हो गया जिसमें आप आराम से पता कर सकते हो कि नाइट्रोजन, अमोनिया या N2O किस किस में निकलने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन में ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का कोई भी ऑक्साइड लो, ब्रेक करोगे ऑक्सीजन मिलेगा। वहाँ पे एक चीज़ और थी नाइट्रोजन में, एक पेक्युलर पॉइंट था अजाइड का डिकम्पोजिशन। अजाइड का डिकम्पोजिशन प्योर नाइट्रोजन देता है, वो एक पेक्युलर पॉइंट था, है ना। तो जैसे मैं आपको एक छोटी छोटी सी चीज़ें रिवाइज करा रही हूँ ना, कि मैंने आपको ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन बता दिया कि मैंने ये बताया, ऐसे ही आपको रिवाइज करना है। ठीक है, कि ये रिवाइज कर लिया, ऐसे आपको रिवाइज करना। हर बार कॉपी खोल के रिवाइज नहीं करना होता, कॉपी खोल के याद करा तो क्या करा ना, अपनी रिटेनिंग पावर को याद करो, तभी चीज़ें याद रहेंगी, है ना। और एक पेक्युलर पॉइंट ये हो गया कि हाँ बेरियम अजाइड जो है डिकम्पोज करता है, या कोई भी अजाइड अगर डिकम्पोज करता है तो वो प्योर नाइट्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट ओजोन के ऊपर। ओजोन सब लोग जानते हैं भाई, बनाना बहुत मुश्किल है, ओजोन ऐसे नहीं बनता, ओजोन ऑक्सीजन से ही बनता है। तो O2 गिव O3, बट ये जो प्रोसेस है ये हाईली एंडो होता है। इट्स अ हाईली एंडो प्रोसेस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। लेकिन भाई यहाँ पे हाई टेम्परेचर की कहानी नहीं कर सकते, क्योंकि ओजोन डिकम्पोज कर जाता है हाई टेम्परेचर। तो आपको ये प्रिपरेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डज नॉट मीन कि बिना शोर के इलेक्ट्रिसिटी है, इट मीन्स स्लोली स्लोली इलेक्ट्रिसिटी देनी है, इससे पहले कि ओजोन डिकम्पोज ना कर सके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वी कैनॉट गिव डायरेक्ट हाई टेम्परेचर बिकॉज ओजोन गेट डिकम्पोज, ओजोन इज वेरी अनस्टेबल। और एक सिंपल सा रिएक्शन है जो उसकी अनस्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है, वो ये है कि ओजोन मिलके अगर 3O2 दे रहा है, ये रिएक्शन हाईली एक्सो हो रहा है, समझ रहे हो। ऑल्सो जरा ध्यान देना, इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, देख रहे हैं, 2 मोल ऑफ गैस है, 3 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं और रिएक्शन एक्सो, हाईली स्पॉन्टेनियस है ये रिएक्शन, ओजोन का डिकम्पोजिशन वापस ऑक्सीजन में। और इस वजह से हम लोग ओजोन को डिकम्पोज करके तो ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से ओजोन बनाना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना पड़ेगा। समझ आई बात। ओजोन के कलर्स याद रखने हैं, क्योंकि वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओजोन में सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है, ओजोन का चलिए, तो ये होता क्या, इट्स अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट ब्लू सॉलिड। कलर याद रख लिया, उसका प्रोसेस एंडो होता है, ये याद रख लिया। साथ में इसको रिलेट कर दो वहां से, हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाना। क्या होता है हेबर्स प्रोसेस, एक्सोथर्मिक इन नेचर, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर 700 केल्विन, हाई प्रेशर 380। तो वो यहाँ कहाँ से यहाँ रिलेट कर दिया। और ये वाला प्रोसेस क्या है, हाईली एंडो, फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, मैम जो सॉलिड होता है ओजोन, वो वायलेट ब्लू होता है कि वायलेट ब्लैक होता है? वायलेट ब्लैक भी बोल सकते हैं, ब्लू भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दिख वैसा रहा होता है ना, काला सा। तो एनसीईआरटी में अपनी बुक में देख लेना क्या लिखा हुआ है, वायलेट ब्लैक है या ब्लू है, उस हिसाब से चल लेना, क्योंकि ये तो फिक्स है वायलेट होता है। अगर बहुत डार्क होगा तो ब्लैक दिखेगा, और अगर थोड़ा सा लाइट होगा तो वायलेट ब्लू दिखेगा। ओजोन के ऊपर एक सवाल और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एस्टिमेशन, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। कितनों को याद है वो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन? इसके लिए अपन लोग हाइपो यूज करते हैं,
ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट सकता है ना, तो ओजोन कैन वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आपने ओजोन लिया और इसे ट्रीट करा आयोडाइड आयन के साथ, जो कि कहाँ से आएंगे, के से आयोडाइड आया, तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन में और ओजोन रिड्यूस हो जाएगा O2 में। इस रिएक्शन को देखकर आधे से ज़्यादा बच्चे समझ नहीं पाते कि रिएक्शन रिडॉक्स है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, दिस इज द रिडॉक्स। ये दिखता नहीं है पर होता है। और यहाँ से जो आयोडीन निकलता है दैट इज बैक टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट विच इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। यहाँ से अगर मैं नोन अमाउंट ऑफ हाइपो ले लूँ तो मैं आयोडीन निकाल सकती हूँ, है ना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। क्लियर है? जैसे पी ब्लॉक अगर आपने एक बार समझा है ना, मतलब लॉजिक से इसके समझे, तो आपको रिएक्शन के अलावा ना कोई और चीज़ रिवाइज करने की इसमें से ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपको चीज़ समझ आ गई है कि कहाँ पे किसको आगे पीछे करना है, तो सिर्फ रिएक्शन वाला पार्ट है जो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रोलिसिस में जा रहा है या नहीं जा रहा, वो सब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। पर हम लोग उसके लॉजिक्स ना समझ के वी आर मोर ऑन टू कि हम इसे रट लें। तो उस केस में क्या होता है, जब आप कोई चीज़ रटते हो ना, तो वो रटना फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है, और जो बात होती है ना रटने वाली, वो सिर्फ एग्जाम से पहले रटी जाती है, एग्जाम में वॉमिट आउट कर दी जाती है। और ये सक्सेस का तरीका नहीं है, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल विद दिस। ठीक है? क्योंकि रटी हुई एग्जैक्ट चीज़ वहाँ नहीं आनी ना, गिव इट ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड देयर इज नो गारंटी कि आज तुम खा कर गए हो कल तुम्हें वॉमिट आ जाए, इट्स नॉट गारंटी ना। उस टाइम याद ना आए, फिर समझ के चलोगे ना तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, बट इतना दिमाग भी तो होना चाहिए ना समझने का। और दिमाग से पहले इच्छा होनी चाहिए। दिमाग तो है, इच्छा नहीं। इच्छा जगाई नहीं जाती, इच्छा अंदर से होती है। इंजीनियर बनना है और डॉक्टर बनने की आग इंसान के अंदर पहले से होनी चाहिए। अगर वो यहाँ आ रहा है तो वो यहाँ आके सोचेगा और सोचेगा कि उसके अंदर वो आग जल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो अगर जल भी जाएगी तो वो बुझ जाएगी, इट विल नॉट बी फॉर एवर। वो पहले से होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। नहीं तो ज़िंदगी भर नौकरी के पीछे घूमते रहना है, अपने बलबूते पे कुछ नहीं करना है। मम्मी पापा पाल रहे हैं, पालते रह जाएंगे, बस वही है। अभी तक तो सुनाते आए, आगे भी सुनाते रहेंगे। देखो इससे तो कुछ करना ही नहीं है, इससे नहीं होता ना। चलिए, दिस इज अबाउट ओजोन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं ऑक्सीजन का, और तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। O2 है, ओजोन है, इसके बाद मेरे ख्याल से सीधा वही आएगा सल्फर। सल्फर के वो है एलोट्रॉप्स, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। So sulfur exists in two allotropes, monoclinic and rhombic. दोनों ही जो सल्फर होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि कुछ और होता है, दोनों ही एसएटी होते हैं, बस वो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फर्क है कि एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और एक रोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, बस उनका उसका फर्क है। अदरवाइज होते दोनों के दोनों एसएट यूनिट वाले ही हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोल दिया जाता है, और सॉरी रोम्बिक सल्फर बीटा सल्फर को बोल दिया जाता है। सो दे ओनली डिफर्स इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से एलिमेंटल फॉर्म कौन सा होता है सल्फर का, रोम्बिक या मोनोक्लिनिक? रोम्बिक। रोम्बिक इज द एलिमेंटल फॉर्म
ऑफ सल्फर। जैसे फॉस्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? वाइट। रोम्बिक सल्फर इज एलिमेंटल फॉर्म ऑफ चलो आगे। रोम्बिक सल्फर येलो कलर का होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन बेंजीन। हाईली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। मोनोक्लिनिक सल्फर, दैट्स मोनोक्लिनिक इज नॉट द एलिमेंटल फॉर्म, होता है SAT है। मोनोक्लिनिक सल्फर बनता रोमिक सल्फर से। अब रोमिक सल्फर लो, हीट करो और सडन कूलिंग कर दो, मोनोक्लिनिक बन जाता है। सो हीटेड फॉलोड बाय हीटिंग रोमिक सल्फर एंड सडन कूलिंग विल गिव मोनोक्लिनिक। ये भी सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। जिसको इसका वो टेम्परेचर याद है 369। सो अल्फा सल्फर इज कन्वर्टेड टू बीटा सल्फर, मतलब रोम्बिक इज कन्वर्टेड टू मोनोक्लिनिक अबव 369 केल्विन, मतलब 369 केल्विन के बिलो या लो टेम्परेचर पे बिलो अल्फा सल्फर या फिर रोम्बिक विल एग्जिस्ट, अबव मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज अ की पॉइंट जो हमें याद है। डन। मूविंग ऑन टू द सल्फर का कंपाउंड दैट इज द फेवरेट SO2। SO2 के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ सवाल पूछने नहीं है, बेसिक से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछना है। पहली बात ये सब जानते हैं एसिडिक ऑक्साइड है ना। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है, अभी बताया था किसका? सल्फ्यूरस का। मतलब इसके अंदर मैंने पानी डाला तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरस। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है। इंपॉर्टेंट बात, सल्फर यहाँ कौन सी स्टेट में बच्चों? +4। तो सब जानते हैं +4 से सल्फर जा किस में सकता है? +6 में। तो इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट मेनली, बट ये अपने आप को रिड्यूस भी तो कर सकता है। सल्फाइड में H2S -2 इट कैन रिड्यूस, और अगर ये रिड्यूस करेगा तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएक्शंस कम है, रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शंस सबसे ज़्यादा है। इसके हाइड्राइड्स मैंने डिस्कस नहीं करे क्योंकि वो ग्रुप 15 वाली सेम चीज़ है, एसिडिटी बढ़ती है ना, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, फिर भी एक बार लास्ट में बता दूंगी। क्लियर? हाँ या ना? अब ये यहाँ पे
पे इसकी प्रिपरेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग करते हैं जो कि रोस्टिंग से आता है, मेटलर्जी। आयरन पायराइड्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दिस इज आयरन पायराइड्स। ये सवाल जस्ट मुझे अभी अभी याद आ रहा है, यही आयरन पायराइड्स का सवाल अभी जो रैंक बूस्टर मैंने एडवांस का दिया था, मतलब जो पिछले बार बच्चे एडवांस में बैठे उनको, उसमें मैंने आयरन पायराइड्स का एक बहुत अच्छा सवाल डाला था। अगर आप लोग भी इसे समझ सको, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा मुझे? आयरन पायराइड्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी एडवांस के रैंक बूस्टर में मैंने पिछले साल के बच्चों को दिया था। आयरन अगर सल्फाइड कल होते तो वो -2 होता है ना, तो अगर सल्फाइड का -2 लेंगे तो आयरन पे +4 आएगा। आयरन +4 देता ही नहीं है, आयरन या तो +2 देता है या फिर +3 देता है। तो ये आयरन पायराइड्स में ये सल्फाइड नहीं होता, इसे सल्फर -2, मतलब एक सल्फर पे -1 होता है, तो उसको पायराइड्स बोलते हैं। सल्फाइड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना, जैसे सल्फाइड। आप में से किसी ने पूछा नहीं ना पायराइड क्यों है, वाई इज इट नॉट आयरन सल्फाइड? बिकॉज सल्फाइड इज सल्फर -2, पायराइड्स इज S2 -2, मतलब सल्फर एंड -2, दैट इज वाई इट्स आयरन पायराइड। ठीक है, तो उसमें सवाल मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, पर वो ऐसे ही कुछ सवाल था कि इसमें से कौन से सल्फाइड्स हैं या फिर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब देखो, अगर तुमने ये समझ लिया है ना तो तुम्हें इसके प्रोडक्ट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। सल्फर आयरन कौन सी स्टेट में? +2, हाईएस्ट कितना जाता है? +3, तो ऑक्सीडाइज होके आयरन का +3 का ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर रेडियो हो जाए। क्लियर? हाँ या ना? सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। साथ में सल्फर का रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज की टेम्परेरी होती है, ये याद है सबको? ये भी सवाल है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टेम्परेरी विद ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो ये बनाता है H2SO4 प्लस रिड्यूसिंग एचेस। दिस रिड्यूसिंग एचेस कैन मेक अ कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस। बट दिस इज टेम्पररी बिकॉज ये रिड्यूसिंग नेचर की वजह से है। हैड इट बीन बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिस वुड हैव बीन परमानेंट, जस्ट लाइक क्लोरीन। ठीक है, बाकी इसके रिडक्शन के रिएक्शंस है वो आप लोग तो सब लिख ही लेंगे। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक रिड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, चले आगे। ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कई जगह डेटे बॉन्ड भी होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, डेटे बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों बना सकते हो उसमें। नेक्स्ट आते हैं H2SO4 मतलब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पे। सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, दो बेसिक्स हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सल्फ्यूरस H2SO3, सल्फ्यूरिक H2SO4। मैम ऑक्सो एसिड्स नहीं है सिलेबस में शायद। तुम्हारे नहीं है मेरे ख्याल से, इनके तो हैं बोर्ड्स में, तुम्हारे तो हैं सीबीएसई वालों में। कर लो ना, क्या जा रहा है, बाई चांस आ गया फिर। स्ट्रक्चर ही कराने, वैसे भी इसके स्ट्रक्चर्स तो अक्ष तूने उसमें करे होंगे रिडॉक्स में लास्ट ईयर।
Yes. सल्फ्यूरस इज एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, सल्फ्यूरिक इज एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एच। एक और सवाल दे दूं मैं, हाँ जी दीदी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आप नीचे आएगा, ठीक है ठीक है, तो ले लो, मैं आपको बता दूं। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, अब इसके आगे हमारे कौन से बनते हैं, जो भी बनेंगे वो यहीं से रिलेट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मैं ये बता रही थी, जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ लेने का मतलब वो तुमसे अभी बोर्ड लेवल पे रीजन तो नहीं पूछेंगे, बस आंसर पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे सिंपल करो, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड हुआ है उतनी ज़्यादा एसिडिटी है, जितने कम ओ एच उतनी ज़्यादा एसिडिटी है। तो डबल बॉन्ड ओ और ओ एच के इन्वर्सली रिलेशन। तो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में आप देख रहे हो ओ एच सेम है, लेकिन सल्फ्यूरिक में एक डबल बॉन्ड ओ ज़्यादा है। मतलब एसिड में अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पूछूंगी ना, तो सल्फ्यूरिक की ज़्यादा होगी किससे, सल्फ्यूरस। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ओ जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ओ एच बढ़ते जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ में भी हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो होते हैं वो बड़े सिंपल सिंपल हैं, जैसे आपने 2H2SO4 लिया और इसके अंदर से एक वाटर निकाला, तो 4 हैं और 2 मतलब 2H 2S और 7, इसको बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओलियम। तो पायरो कब लगाएंगे, जब 2 एसिड में से एक वाटर निकालेंगे। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ और उन दोनों में से एक वाटर निकाल दो, remove 1 water, this is oleum, pyrosulfuric acid। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का सब में +6 है। ठीक है, कैरस एसिड, दिस इज HSO5, सॉरी H2SO5, दिस इज दिस सल्फ्यूरिक एसिड में एक OH लगा दिया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक होता है हमारा वो मार्शल एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
दिस इज H2S2O8. है ना? कैरेसिस परऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में एक परऑक्साइड लिंकेज है, ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड में एक परऑक्साइड है. तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक इज मार्शल, परऑक्सोसल्फ्यूरिक इज कैरस. और इन सब में चाहे मार्शल लो, चाहे ओलियम लो, चाहे परऑक्सो, कैरस लो, चाहे सब लो, सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6. दैट्स ऑल. इसके अलावा क्या है? H2SO4 है बस. H2SO4 is oxidizing agent as well as dehydrating agent. बस खत्म. चले आगे. डन. मैम मेटा सल्फ्यूरिक एसिड होता है. हाँ, एग्जिस्ट करता है. मेटा के लिए सिंपल क्या करना है? एक एसिड लेना है, जितना एसिड ले रहे हो उतना ही वाटर निकालना है. ओके मैम. मतलब अगर मैंने सपोज 3 मॉलिक्यूल्स लिए H2SO4 के, तो मैं 3 वाटर निकालूंगी और साइक्लिक बनाऊंगी, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो, है ना? तो इसका जैसे अगर ये 6 है तो 6 तो हाइड्रोजन निकल गए, तो ये मेटा सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन जाएगा ट्राइमर ऑफ SO3. देखो ऐसे बनेगा. है ना? दिस इज ट्राइमर ऑफ SO3. ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में. हाउ मेनी SO3 के ट्राइमर में कितने SOS लिंकेज? तो 3 SOS लिंकेज. खैर ये स्कूल में तो नहीं आएगा, छोड़ देते हैं इसे. आगे बढ़ जाओ. लेट्स टॉक अबाउट H2SO4. लास्ट टॉपिक. H2SO4 sulfuric acid is a good oxidizing agent. It's a very strong oxidizing agent as well as dehydrating agent formed using contact process. इसका प्रिपरेशन किस थ्रू कराया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला काम क्या होता है? सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना, और इसके केस में V2O5 ऐसा कैटलिस्ट भी यूज होता है. और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड को वैसे तो आप इसे सीधा पानी में डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? H2SO4. पर हम इसे पहले ओलियम से ट्रीट करते हैं और फिर ओलियम का हाइड्रोलिसिस करके H2SO4 बनाते हैं ना. पर हम ऐसे नहीं जाते, हम इसको ओलियम से ट्रीट करते हैं और फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब इससे ओलियम बनाएंगे, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे. H2SO4 पे इसे एब्जॉर्ब करा दो तो ओलियम बन गया, फिर ओलियम का हाइड्रोलिसिस करा दो, फिर H2SO4 बनता है. और H2SO4 जो यहाँ से मिलता है दैट इज 98%. तो बस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3 सवाल बनते हैं. पहला सवाल तो यही बनता है, कैटलिस्ट. ये आपका सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बताया था, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में V2O5 वाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है. दूसरा सवाल ये है कि इसके रिएक्शंस कौन से इन्वॉल्व हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना. यही 2-3 सवाल होते हैं बस इसमें. और प्योरिटी 98% प्योर H2SO4 मिलता है आपको. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. सवाल डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे ज़्यादा आते हैं, जो मैं जैसे आप ग्लूकोज ले लो या सुक्रोज ले लो, इनके अंदर अगर आप H2SO4 डाल दोगे तो रिमूव मैक्सिमम वाटर आउट ऑफ इट. तो पानी निकाल दोगे तो कार्बन +6 वाटर मिलेगा, यहाँ कार्बन +12 वाटर मिलेगा. तो ये रिएक्शंस बनाते हैं इसके डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तो रिएक्शंस बहुत सिंपल है ना. इसमें सिंपल, अगर आपने जैसे आपने वेरी डाइल्यूट H2SO4 लिया तो जिंक के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुई, यहाँ सिंपल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि आपने वेरी डाइल्यूट लिया है. ठीक है. फिर अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो आप इसको ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो.
यहाँ पे अभी अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखोगे तो हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, सल्फर का नहीं हुआ। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम का सेम है। फिर अगर सल्फर +6 में है तो रिड्यूस होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड में जाएगा। तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया या कुछ ले लिया तो आप इसको मैंगनीज को जैसे आपने कोई भी ले लिया तो सल्फर इसको कर दो रिड्यूस, मैंगनीज को कर दो ऑक्सीडाइज, मैंगनीज +2 को, या फिर कोई और ले रहे हो जैसे KI वगैरह ले रहे हो तो उसको वो कर देगा ऑक्सीडाइज, खुद हो जाएगा वो रिड्यूस। तो वो सारे रिएक्शंस इसके बताते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, और कोई दिक्कत? अब आप आज का काम आप लोगों का ये है कि आप पूरा का पूरा ग्रुप 16 और ग्रुप 15 पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। अगर किसी ने यहाँ के लिए क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो आप प्लीज़ अपनी स्कूल की बुक की बैक एक्सरसाइज लगा लो। मतलब ये बैक एक्सरसाइज वाला काम वो वाले बच्चे करेंगे, ISC वाले, क्योंकि नूतन और चुप के पीछे जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इनफ है आप लोगों के लिए, तो आप वो लगा लो। और NCERT वाले जो बच्चे हैं, NCERT के पीछे बैक एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप एग्जाम्पलर लगा लो और NCERT फिंगर टिप्स लगा लो। पर अपनी नूतन की बैक एक्सरसाइज कर लेना, वो अच्छी है। ठीक है, चलो। अच्छा, टेस्ट का शेड्यूल बता देते हैं। टेस्ट शेड्यूल दैट वुड बी द फाइनल वन। मैम मैम ये ऑक्सो एसिड्स वगैरह ये सब नहीं है हमारे सिलेबस में, तो ये भी करके जाना है प्रिपेयर। थोड़ा सा ध्यान रख लियो, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है तो ओके। मतलब थोड़ा ऐसा ना हो कि बाई चांस 1% आ जाए तो तुझे बिल्कुल ब्लैंक ना हो, बस, है ना। थोड़ा स्ट्रक्चर इज मैक्सिमम हो सकता है। चलिए, एक टेस्ट हम आपका कर रहे हैं बेटा, इस वेडनेसडे को कर दे, क्योंकि वेडनेसडे को क्लास के लिए तो आना है। इससे पहले और बाद में आ सकते हो, मतलब पहले और बाद में फ्री होते हो टेस्ट देने के लिए? तो वेडनेसडे को मैं 2 चैप्टर का लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं। क्योंकि फिर अगर हमारे पास वेडनेसडे को क्या तारीख हो जाएगी, वेडनेसडे को 1 हो जाएगी, तो 1 दिसंबर को वी कैन कीप सॉलिड एंड सोल्यूशन, व्हाट सेज 2 रखेंगे यार। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, सॉलिड सोल्यूशन 1 को, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड फ्राइडे है, 3 को पेपर होगा, तुम लोगों का पेपर है ना, तो CBSE वाले बच्चे मुझे 1 को 2 को दे सकते हो, 3 को तो पेपर है नहीं, 4 को दे दोगे, तो सबका 4 को ही रख लेते हैं। ठीक है, 4 को हम कौन सा रख सकते हैं, P ब्लॉक रख लूँ? अच्छा, 5th को रख दिया ना P ब्लॉक, ठीक है। तो और कौन से चैप्टर बचे? ऑर्गेनिक रखते हैं, यस मैम। ऑर्गेनिक, हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स एंड अल्कोहल, ये तो कॉमन है ना सब में। फिर उसके बाद 5th को आपका किसका है, P ब्लॉक, वो तो पहले से डिसाइडेड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और फिर उसके बाद 6 को तो नहीं रख सकते, कैलेंडर ही चला गया मेरा। हाँ, 6 को तो मंडे, 6 को रखो, 7th को रख, मंडे को रख दो 6 को, छोटा सा चैप्टर ले लो कोई भी, उल्टा कर देते हैं, इलेक्ट्रो वाले ISC वाले दे दें और तुम लोग मेटलर्जी वो दे दो, बायोमोलिक्यूल्स। इसको पेपर है, हाँ तो ज्वाइन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रो को भी एक दिन का टाइम मिल जाएगा और उसको भी मिल जाएगा, ये ISC वाले देंगे, और बायोमोलिक्यूल्स मुझे ये वाले पकड़ा के ये वाले देंगे, CBSE वाले देंगे। और कोई चैप्टर रह गया क्या? और मेटलर्जी रह गया, मेटलर्जी कभी भी दे दो, 8th को दे दो, 9th को दे दो, कब दोगे? एक दिन चाहिए मेटलर्जी के लिए, नहीं चाहिए तो 8th को मेटलर्जी, और 10th को फुल सिलेबस, 10th को तो सबका फुल सिलेबस है ही है। 10th को तो कोई पेपर नहीं है ना तुम लोगों का, तो देकर आ जाना, या 11 को दे देना तुम लोग, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ, तो तभी तो कह रही हूँ, या तो 11 को दे देना, फिर फाइनल पेपर से पहले तो दोगे ना, 11 को दे देना या 10 को दे देना अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। दिस इज द फाइनल शेड्यूल टू बी फॉलोड, everybody has to come offline for the papers except Devangi, nobody is allowed to give it online, clear? So let's click its photograph। हाँ जी,
मैम जो मंडे वेंसडे फ्राइडे वाला पेपर है वो मैं ड्रॉपर बैच के साथ दे दूँ कौन सा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाला? जैसे ये जो जब जो दिन मंडे या वेडनेसडे पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, और टाइम का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट कभी भी दो, लेकिन इस दिन पे इस टॉपिक का ऑफलाइन जरूर देना। टाइम कोई भी कभी भी दो, ठीक है? चलो सी यू गाइस। थैंक यू मैम